कि हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी सरकार और कांग्रेस और इंडिया अलायंस सबके बारे में बहुत अच्छे से टॉप एंगल से हमें देखने में मदद कर सकते हैं। देश के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब मौजूद है। देश के संचार मंत्री का भी कॉल ड्रॉप होता है, आपको भी हेलो हेलो बोलना पड़ता है या आपके लिए कुछ अलग नेटवर्क देती हैं कंपनियां? मैं एक उपभोक्ता हूं और मैंने ये नियम बनाया था कि उस कंप्लेंट को या उस विषय को मंत्रालय क्लोज नहीं करेगा या एयरलाइन क्लोज नहीं करेगी या एयरपोर्ट क्लोज नहीं करेगा, उपभोक्ता क्लोज करेगा जब वो संतुष्ट हो। सवाल उठता है कि भाई कॉल ड्रॉप बहुत हो रहा है, आवाज साफ नहीं आती, हेलो हेलो करते रहो। ये आपके लिए बतौर संचार मंत्री एक चैलेंज है और ये क्यों हो रहा है? क्या ये और आने वाले दिनों में बेटर होगा? पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टारलिंक इंडिया आ रहा है, आपने चूंकि सैटेलाइट की बात कर ली तो ध्यान है। मुझे मालूम था यही आपका अगला प्रश्न होगा। और सर कोई डेडलाइन है कि 6G कब तक आने वाला है भारत? ये मैं आपको समझा दूं सुशांत, 6G अभी BSNL का जो प्रोजेक्ट है उसको फिर से खड़ा करना और शानदार बनाने का, इसके पीछे की सोच क्या है कि मतलब ये क्यों करना है और क्या ये हो पा रहा है? मैं आपको बता दूं खुशखबरी, 18 साल बाद पहली बार क्वार्टरली रिजल्ट्स के आधार पर BSNL ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लेकिन नेट प्रॉफिट बनाया है अक्टूबर और दिसंबर के क्वार्टर। पहली बार 18 साल आपने इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। ये प्रॉफिट में आई कैसे, क्या किया? हमारे पिछले एक वर्ष में जब मैं गया और हमने चर्चाएं शुरू की, मुझे मालूम ही नहीं कि समय कहाँ निकला। पूरे समय में ना एक घंटी बजी ना एक पर्ची आई और जब मैंने कहा मैं आज्ञा लूं, फिर बाहर जाके मैंने घड़ी देखी, 1.5 घंटे निकल गए। 1.5 घंटे। उनसे मुझे ये सीखने को मिला है कि शायद कभी कभी जिंदगी में कम चीज करो पर अच्छे से करो। क्वालिटी। जब उनके निधन की खबर आई थी, आपको याद है वो वक्त क्या था और आपको जब पहली बार पता चला कि पिताजी नहीं है? मैं मुंबई में था। आज भी मैं जब आंख बंद करके थोड़ा बैठता हूँ तो उनकी प्रेजेंस मुझे महसूस होती है। अब जैसा इमोशनल व्यक्ति इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद फिर छोड़ कैसे पाया? कभी कभी ये घटनाएं भी जिंदगी में होती हैं। फिर इस सवाल को जो है वो दाहिने बाएं से निकलने का प्रयास मैं करें। दाएं बाएं से कभी नहीं निकलता। मैं एक बैट्समैन रहा हूँ, मैं फ्रंट फुट पे बैटिंग करता हूँ। लेकिन आप लीव तो कर देते हैं सवाल। अब वेल लेफ्ट जिसको कहते हैं। हाँ, पर अगर एक वाइड बॉल आ रहा है तो उसको वेल लेफ्ट ही होना चाहिए। T20 का दौर है, लोग वाइड बॉल में भी अपर कट मार देते हैं आजकल। वही तो इशू है। प्लान था क्या कि PM के गले मिलना है? दिल्ली के मंत्री या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इनमें से कोई ऑप्शन मिले तो किसको चुने? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे वृहद तौर पर देख पाएं, बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज हम देश की पॉलिटिक्स को, देश में जो कुछ चल रहा है, मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें क्या कुछ हो रहा है, इसको तो टॉप एंगल से समझेंगे। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स किधर जा रही है, ये भी आज हम समझेंगे। क्योंकि हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी सरकार और कांग्रेस और इंडिया अलायंस सबके बारे में बहुत अच्छे से टॉप एंगल से हमें देखने में मदद कर सकते हैं। हमारे साथ देश के संचार मंत्री और उत्तर पूर्व राज्यों के डेवलपमेंट का मंत्रालय संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला एक प्रश्न तो मन में ये है कि आपने संचार मंत्रालय संभाला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तो देख ही रहे हैं आप, इसके पहले सिविल एविएशन आपके पास था, स्टील आपके पास रह चुका है, कॉर्पोरेट अफेयर्स रह चुका है। ये आपने मोदी जी से क्या बोला है कि मुझे सब थोड़ा थोड़ा करके देख लेना एक बार? देखिए, मैं जिस पथ पे हूँ, थोड़ा मैं एक आत्मिक भावना के आधार पर आपको उत्तर दूंगा। जिस पथ पर मेरी आजी अम्मा चली थी, जिस पथ पे मेरे पूज्य पिताजी चले थे, वो जनसेवा का पथ है। और मेरे पूज्य पिताजी कहते थे, बचपन के समय से मुझे याद है कि सिंधिया परिवार का लक्ष्य कभी राजनीति नहीं है, सिंधिया परिवार का लक्ष्य जनसेवा है। और राजनीति को केवल एक माध्यम के रूप में उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक स्वभाव होना चाहिए। और उसी व्यवहार, उसी मनोकामना के साथ मैंने पिछले धीरे धीरे, जब मैं सोचता हूँ, मुझे करीब 23 वर्ष हो गए जनसेवा में। उसी वर्ष पे मैं, उसी पथ पे मैं चला हूँ और मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला है। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं स्टील मंत्रालय की, सिविल एविएशन की,
वर्तमान में डोनर मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों की और दूरसंचार विभाग की। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी जिम्मेदारी आपको ज़िंदगी में दी जाए उसे पूर्ण क्षमता के साथ निभाने की आप कोशिश करो, ताकि जब मेहनत मशक्क़त करके शाम को रात को आप बिस्तर में लेटने जाओ, तो इस विचारधारा के साथ जाओ कि जितना भी आप एक दिन में कर पाए आपने कोशिश की, ताकि अगले दिन ये भावना ना हो कि अगर थोड़ा और मैं पिछले दिन कुछ कर पाता या कि कर लेता। उसी भावना से मैंने ये 23 साल गुजारे। सर, वैसे तो आपका परिवार, आपके परिवार ने जो देश के लिए किया है, आपकी पॉलिटिक्स का पिछला अध्याय, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। लेकिन मैं शुरुआत आपके संचार मंत्रालय से कर रहा हूँ और एक सवाल जो हर कोई जानना चाहेगा कि देश के संचार मंत्री का भी कॉल ड्रॉप होता है? आपको भी हेलो, हेलो बोलना पड़ता है या आपके लिए कुछ अलग नेटवर्क देती हैं कंपनियाँ? मैं एक उपभोक्ता हूँ और उपभोक्ता होने के नाते उपभोक्ताओं की खुशी और उपभोक्ताओं की पीड़ा दोनों का अनुभव मुझे भी ज्ञात होता है। और उसी अनुभव से कभी-कभी मंत्रालय में भी एक कंज्यूमर ड्रिवन पर्सपेक्टिव हम लोग ला सकते हैं। तो चाहे नागर विमानन मंत्रालय हो या इसके पहले कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय का भी प्रभार मेरे पास था, वाणिज्य और उद्योग, चाहे दूरसंचार, और आप भूल गए दूरसंचार के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत अद्भुत, सुंदर और भावनात्मक विभाग है, वो है डाक विभाग। तो उस विभाग में भी मैं कोशिश करता हूँ कि उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी एक नई सोच, एक नई विचारधारा, कैसे हम अपने कंज्यूमर्स को अच्छी तरह से सर्विस कर पाएँ, कैसे उसे मेजर कर पाएँ, कैसे उनका हम लोग फीडबैक लें, फीडबैक लेते हुए कैसे उसे सुचारू रूप से ठीक करें। सिविल एविएशन में मैंने एक पोर्टल खोला था, एयर सेवा, जिसके आधार पर कोई भी यात्री अपनी कठिनाई उस पे लॉगिन कर सकता था। और मैंने ये नियम बनाया था कि उस कंप्लेंट को या उस विषय को मंत्रालय क्लोज नहीं करेगा या एयरलाइन क्लोज नहीं करेगी या एयरपोर्ट क्लोज नहीं करेगा, उपभोक्ता क्लोज करेगा जब वो संतुष्ट हो। और वही एक सिस्टम हम लोग ने वर्तमान में डाक विभाग में भी हम लोग ने क्रियान्वयन करने की कोशिश की है। क्योंकि जब तक एक संस्था, और ये मेरा अनुभव रहा है क्योंकि जनसेवा में आने के पहले मैं एक बैंकर था 6 साल, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जब तक हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रहें तब तक हमारी वृद्धि होगी। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह से उपयुक्त हो चुके हैं और हम में कोई संभावना नहीं है और अपने आप को बेहतर करने के लिए सदैव उस खोज में रहना चाहिए, व्यक्तिगत या संस्थात्मक, कि किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हम लोग अपने आप को बना लेकिन पाएँ। ये चीज़ तो है सर कि जब हम लोग भी विदेश जाते हैं, एक चीज़ तो है कि इंडिया में जो मोबाइल पर इंटरनेट है वो दुनिया में शायद सबसे सस्ता है और जो हम मोबाइल सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सस्ती हैं। बावजूद इसके सर्विस की क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल उठता है कि भाई कॉल ड्रॉप बहुत हो रहा है, आवाज़ साफ नहीं आती, हेलो हेलो करते रहो। ये आपके लिए बतौर संचार मंत्री एक चैलेंज है और ये क्यों हो रहा है? क्या ये और आने वाले दिनों में बेटर होगा? इसको लेके क्या काम हो रहा है? पहले तो मैं आपको बता दूं और ये आपके द्वारा हमारे सभी दर्शकों को भी आश्वस्त करूं कि सबसे आधुनिक मोबाइल नेटवर्क सिस्टम अगर आज किसी देश में है तो वो भारत में है। 5G का नेटवर्क भारत ने विश्वव्यापक दृष्टिकोण में सबसे तेज गति से क्रियान्वयन किया। 22 महीनों में 99% हमारे जिले, 776 में से 773 जिले हमारे कवर हो चुके हैं। 82% हमारी आबादी कवर हो चुकी है। निवेश में भी कोई कमी नहीं है, चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे निजी क्षेत्र की कंपनी हो। करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो वर्तमान के वातावरण में पूरे विश्व में किसी देश में नहीं हो रहा। टावर्स भी हमारे करीब करीब 5G के 4.5 लाख लग चुके हैं। हमारी सर्विस विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप कॉस्ट को देखो
क्वालिटी और सर्विस नॉर्म्स अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो लगे हैं, जिसे मैंने अब भारत में भी लागू किया है, उसके आधार पे भी हमारी जो क्वालिटी है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ज़रूर 2 बातें हैं। एक, जहाँ ओएफसी के ज़रिए या ब्रॉडबैंड के ज़रिए जो बड़े लंबे इमारत हैं, वहाँ वॉल थिकनेस की वजह से सिग्नल परमेट नहीं होती। ओके। तो एक वो कठिनाई होती है जहाँ बहुत सारे कॉल ड्रॉप्स हम लोगों को अनुभव होता है और नेटवर्क में भी प्रॉब्लम होता है। सेकंड, देश के कुछ कोने हैं जहाँ आज तक मोबाइल सर्विस पहुँच नहीं पाई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% सैचुरेशन हमें पूर्ण देश को युक्त करना है, और उसके आधार पर करीब 36,000 गांव हैं जहां हम लोगों ने डिजिटल भारत निधि के आधार पर 12 योजनाओं के अंतर्गत करीब करीब 27,000 टावर्स की सैंक्शन हमने दे दी है, जिसमें से खुशी होता है मुझे आपको बताते हुए कि करीब 50% 13,000 टावर्स हमारे आज तक लग चुके हैं ओह। 1.5 वर्ष के अवधि के अंदर। तो अब केवल बाकी 13,000 टावर्स बाकी हैं, और हमारा यही लक्ष्य है कि ओएफसी, ब्रॉडबैंड, टेरेस्ट्रियल मोबाइल के आधार पर हम लोग देश के हर कोने में मोबाइल की सेवा हम लोग पहुंचाएं। कारण क्यों? कारण ये क्योंकि आज मोबाइल केवल एक डब्बा नहीं रहा। मुझे याद है सन 1993 में जब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करके मैं वापस आया था भारत में, और पहले 6 शहरों के लाइसेंसेस अवार्ड हुए थे। उस समय ये डब्बा हमारे देश में नहीं आया था। प्राइस इसकी 1 लाख होती थी, 16 रुपए प्रति मिनट इसका कॉस्ट होता था। आप मोबाइल रखने वाला अमीर माना जाता था बिल्कुल, भाई। पूरी तरह से एलीट लग्जरी मानी जाती सही थी। बात। आज आपका वॉइस का कॉस्ट है 0.03 पैसे, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, 0.03 पैसे। और डेटा का कॉस्ट जो 287 रुपए होता था 2014 में पर जीबी, आज वो 9 रुपए प्रति जीबी, मतलब 95% गिरावट आई है। 11 सेंट्स पर जीबी हमारा कॉस्ट है, जो आज विश्व में, भारत पूरे विश्व में सबसे किफ़ायती डेटा ऑपरेटर है पूरे विश्व में। एवरेज कॉस्ट डेटा का 1 जीबी का वर्ल्ड वाइड करीब $2.59 है, भारत 11 सेंट, मतलब हम लोग 5% है विश्व एवरेज के। और ये एक बहुत बड़ी क्षमता है भारत की। तो डेटा के आधार पर जितने भी बिजनेसेस हैं वो नेचुरली भारत के प्रति आएंगे और भारत की तरफ आएंगे और यहीं स्थापित होंगे। चाहे वो डेटा सेंटर्स हों, आईटी से कनेक्टेड हों, वो भारत में आएंगे क्योंकि हम लोगों का डेटा कॉस्ट इतना कम है। हाँ नहीं, डेटा तो सस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस वही एक कॉल ड्रॉप की समस्या लोग कई बार कहते हैं, जो आप कह रहे हैं कुछ समस्या, ये सुधरने की गुंजाइश है, कुछ टेक्नोलॉजी होगी। कुछ। इसलिए हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अ, मैंने सदैव ये कहा है कि मैं टेक्नोलॉजी अग्नोस्टिक हूँ और कस्टमर सेंट्रिक हूँ। तो मेरा दायित्व है कि हर एक उपभोक्ता को सारी चॉइसेस पोर्टफोलियो की हम दें। आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, ओएफसी से, ब्रॉडबैंड से, मोबाइल से, सैटेलाइट से, सारी ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए और फिर चॉइस आपका होना चाहिए। स्टारलिंक इंडिया आ रहा है, आपने चूंकि सैटेलाइट की बात कर ली तो मुझे ध्यान आ मुझे मालूम था यही आपका अगला प्रश्न होगा। गया। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, मैं कंपनी एग्नोस्टिक हूँ और कस्टमर सेंट्रिक हूँ। मेरे लिए हर कंपनी के लिए भारत रेड कार्पेट लगाएगी, चाहे वो फलाना हो या ढिमका हो। आप आइए, नियमों का पालन करिए, भारत में अपने सर्विसेज जरूर दीजिए और उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से आप सर्विस करिए। जब नियमों का पालन होगा, लाइसेंस दिया जाएगा। टीआरएआई जब स्पेक्ट्रम देने की, एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइंड स्पेक्ट्रम की कॉस्ट निर्धारित करेगी, उसके आधार पर सारे ऑपरेटर्स को उसी कॉस्ट पे दिया जाएगा। वर्तमान में हमारे 2 लाइसेंस हमने दिए हैं, एक रिलायंस को, एक भारती एयरटेल को। एयरटेल। और जितने भी लोग आए, और मैं आपके शो के द्वारा भी आमंत्रित करना चाहता हूँ, आइए, भारत सबसे बड़ा मार्केट है।
हमारे पास बहुत सारे उपभोक्ता हैं, उनकी सर्विस ज़रूर करिए और अपने आप को भी अपना विस्तारीकरण भारत के मार्केट में ज़रूर करें। एलन मस्क ने कोई इस पे बातचीत की है? उसकी कंपनी से कोई बात हुई है कि वो आना हाँ, चाहते हैं? नहीं मंत्रालय के साथ और उनके साथ चर्चाएँ हो रही हैं हो रही है। और जिस दिन पूर्णता करके सब नियम का पालन होगा, उसी दिन लाइसेंस उनको दिया जाएगा। सिंधे सर ये भी बताइए कि अगर जब ये आएगा, जैसे आपने कहा 2 कंपनी को दे ही दिया, मान लीजिए एलन मस्क को तो दुनिया देख रही है कि वो कर ही रहा है स्टारलिंक के ज़रिए। अगर वो आ जाते हैं, वो इंटरनेट की दुनिया कैसी होगी और क्या वो इंटरनेट सस्ता होगा या अफोर्डेबल देखिए होगा? इस पर मैंने करीब 20 मिनट प्रश्नकाल में राज्यसभा में भी मैंने अपना वक्तव्य दिया था। सैटेलाइट एक कॉम्पिटिटिव नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए। क्यों? 2 कारण हैं। सैटेलाइट की सर्विसेज सबसे ज़्यादा डिमांड में कहाँ होती हैं? एक, जहाँ आपका ट्रेडिशनल मोडम मोबाइल टेक्नोलॉजी ले जाने के लिए वहाँ उपलब्ध नहीं हो सकता। पहाड़ी इलाका हो, दूर दराज का इलाका हो, जहाँ आप ओएफसी फाइबर नहीं ले कर पाते, आप ब्रॉडबैंड नहीं ले जा सकते, आप अपना रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स नहीं लगा सकते, टावर्स नहीं लगा सकते। वहाँ केवल एक चारा है, वो है सैटेलाइट। सेकंड, भगवान न करे पर अगर एक प्राकृतिक आपदा आए और उस सिचुएशन में आपके कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स ध्वस्त हो जाएं, उस वातावरण में केवल सैटेलाइट आपको बचा सकता है। जैसे अभी युद्ध में, रूस-यूक्रेन युद्ध में भी हुआ। वहाँ भी और अभी जो भूकंप आया था हाँ, उसमें। म्यांमार और ये पूरे इलाके में, राइट। तो उस वातावरण में केवल सैटेलाइट का इस्तेमाल हो सकता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन अनिवार्य है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, एक कंपैरेटिव सिस्टम नहीं है। हाँ, मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है कि अभी स्टारलिंक आएगा या ऐसा कुछ आएगा और हम लोग मोबाइल से कहीं भी ट्रैकिंग करने गए, कुछ करने गए और वहाँ इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। वैसी देखिए स्थिति शायद ही हो। अब वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है, उस वर्तमान के टेक्नोलॉजी के आधार पर आप अपने मोबाइल पे केवल मैसेज आपको मिल पा रहा है। वॉइस वर्तमान में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सैटेलाइट फ़ोन, सैट फ़ोन आप इस्तेमाल करोगे तो सीधा वॉइस उसमें आएगा। पर उसके लिए लाइन ऑफ साइट चाहिए सैटेलाइट के प्रति। तो बिल्डिंग के अंदर वो काम नहीं करेगा। आपको एक राउटर और फाइबर लगाना पड़ेगा, फाइबर से यहाँ से अटैच करना पड़ेगा सिग्नल लगाने के लिए। जब आपके फ़ोन पे और ये शीघ्र होगा, एलएनएस बैंड आएंगे। ये क्या है एलएनएस? एलएनएस बैंड है सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए। तब आपके फ़ोन पे आप मैसेज के अतिरिक्त आपको सैटेलाइट की वॉइस भी आ जाएगी। पर वो वर्तमान में इन प्रोसेस है, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हाँ, है। मतलब जब उदाहरण के तौर पे आप एक मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क पे हो, उदाहरण के तौर पे BSNL के नेटवर्क पे हो और आप चले जाते हो जहाँ BSNL का नेटवर्क नहीं है। सीमलेसली अगर BSNL का टाई अप है उस सैटेलाइट नेटवर्क के साथ, आप सीमलेसली उस सैटेलाइट नेटवर्क के ऊपर चले जाओगे, तो आपका सिग्नल फिर अनइंटरप्टेड होगा। सैटेलाइट कंपनी को रेवेन्यू मिलेगी उस समय के लिए जब तक आप उनके सैटेलाइट पे हो। इमीडिएटली आप BSNL के टावर के सिग्नल पे वापस आ जाओगे, आप वापस इस पे आ जाओगे। ओके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी, नॉट नेसेसरली अ कंपेटिटिव टेक्नोलॉजी टुडे। टुमारो इट मे बिकम अ कंपेटिटिव। और सर कोई डेडलाइन है कि 6G कब तक आने वाला है भारत में? ये मैं आपको समझा दूं सुशांत, 6G अभी टेक्नोलॉजी इनोवेट नहीं हुआ है। अभी 6G के केवल स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। तो क्या होता है कि हर एक टेक्नोलॉजी की साइकिल होती है कि उस टेक्नोलॉजी का नवाचार होने के पहले पूरी वर्ल्ड बॉडी, इस केस में ITU, WTSA, 3GPP, ये सारे बॉडीज बैठ के उस टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। उस स्टैंडर्ड्स के आधार पर नवाचार, इनोवेशन होता है। उसके बाद इक्विपमेंट बनता है। तो 6G के अभी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जिसमें भारत का पहली बार इतिहास में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी पूरी टीम
6G की टीम, भारत 6G विजन की टीम पूरी रूप से इस पर कार्यरत है। इसमें टेलकोज के मेंबर्स, आपके ISPs के मेंबर्स, IITs के मेंबर्स, एकेडेमिया से मेंबर्स, पूरी हमारी करीब 6 या 8 वर्टिकल्स की ग्रुप्स हमारी बनी है और हर 6 माह मैं उनके साथ वार्तालाप करता रहता हूँ और ये इंटरफेस कर रहे हैं ITU के साथ, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के साथ, जहाँ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। एक बार वो स्टैंडर्ड्स बने जिसमें हमारा लक्ष्य है करीब करीब 10% पैटेंट्स इस बार भारत की तरफ से आना चाहिए। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि वी फॉलोड द वर्ल्ड इन 4G, वी मार्च्ड विद द वर्ल्ड इन 5G, बट वी विल लीड द वर्ल्ड इन 6G। क्या बात है। और जब वो पैटर्न्स आ जाएंगी उसके आधार पर फिर कम्युनिकेशन का नवाचार होके फिर हम लोग 6G में चलेंगे। तो अभी मैं टाइमलाइन नहीं लगा सकता, पर 28-30 के पहले नहीं होने वाला है। लेकिन लोग सोच रहे होंगे घर में माँ बाप की अभी 5G में ही बेटा बेटी रील देख देख के परेशान कर रखे हैं, 6G में क्या होगा। लेकिन जब ये सारी बात कर रहे हैं सर, एक जो काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया जिसको लेकर लोगों ने कहा कि क्या ही कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, कि उन्होंने कहा मैं BSNL को रिवाइव करूंगा। और मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने जैसी बात लोगों ने कही कि PM करने जा रहे हैं, ये कैसे होगा। ये BSNL का जो प्रोजेक्ट है उसको फिर से खड़ा करना और शानदार बनाने का, इसके पीछे की सोच क्या है, कि मतलब ये क्यों करना है और क्या ये हो पा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि BSNL केवल एक सेवा का तंत्र केवल न बने, पर भारत के टेक्नोलॉजी और नवाचार की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। करीब 3 साल पूर्व हम लोग ने निर्णय लिया था कि हम लोगों को 4G में जाना है, 5G आने के पहले। उस समय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि अगर 4G में जाना है, आज विश्व में 4 देश हैं जो 4G का इक्विपमेंट बनाते हैं। चीन, जिनके 2 कंपनियां हैं, फिनलैंड, नोकिया, नॉर्थ कोरिया, सैमसंग और सीमेंस। भारत 5वां देश होना चाहिए। और वो संकल्प, वो निर्णय जिस देश ने कभी ना 0G, ना 1G, ना 2G, ना 3G के लिए इक्विपमेंट बनाया हो, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हर चुनौती को अवसर में बदलो। भारत की सरकारी कंपनी CDOT, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टेलीकॉम, प्लस भारत की देसी कंपनी तेजस, जिसे बाद में टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया। CDOT ने संकल्प लिया कि हम 4G का कोर बनाएंगे। तेजस ने संकल्प लिया कि हम 4G का RAN टावर्स, कोर है सॉफ्टवेयर जिसमें से वो रेडिएट होता है पूरे टावर्स के लिए, और हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर भी देसी हो, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो फुल 100% देसी सोल्यूशन 4G का। हम लोगों को 2 साल लगे, पर आज वर्तमान में BSNL के अंतर्गत हम लोग 1 लाख टावर्स 4G के और 4G का कोर हम लोग रोल आउट कर रहे हैं। हमारा कोर पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गया है, पूरी तरह से सेटअप हो गया है। 1 लाख टावर्स में से हमारे करीब 90,000 टावर इंस्टॉल हो गए हैं। करीब 77,000 टावर या 75,000 टावर हमारे कमीशन हो गए हैं, और मुझे लगता है जुलाई के माह तक पूरी तरह से हमारे 1 लाख टावर चलेंगे। उसे फिर हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा, और स्टेबलाइजेशन के बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे, और जब क्वास पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद फिर हम उसी 4G के टावर को 5G के टावर में परिवर्तित करेंगे। तो ये BSNL का गेम प्लान है, और ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प के बिना संभव नहीं हो पाता कि आज विश्व में 5वां देश भारत बन चुका है। जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो यूरोप नहीं कर पाया,
वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने करके दिखाया है। लेकिन ये भी बताइए कि फिर वो थॉट प्रोसेस क्या था कि क्यों हमको बीएसएनएल को मजबूती देनी है? कई लोगों को लगा कि बंद ही कर देते, क्या जरूरत थी? बीएसएनएल के पास आज भी ब्रांड इक्विटी है, ब्रांड रिकॉल है, आज भी करीब करीब 9 करोड़ 15 लाख उपभोक्ता हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं खुशखबरी, और आपके जरिए दर्शकों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, 17 साल बाद 17 साल बाद 18 साल बाद पहली बार क्वार्टरली रिजल्ट्स के आधार पर बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लेकिन नेट प्रॉफिट बनाया है अक्टूबर और दिसंबर के क्वार्टर में। क्या बात है, पहली बार 18 साल में। 18 साल बाद। 18 साल मतलब क्या सुशांत? 18 साल मतलब 72 क्वार्टर, 18 मल्टीप्लाइड बाय 4। 72 क्वार्टर के बाद बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अक्टूबर दिसंबर 2024 में बनाया। हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने पिछले 3 वर्षों से बनाई है। 3 वर्ष पूर्व हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 800-900 करोड़ थी। पिछले वर्ष हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 1900-2000 करोड़ थी। इस वर्ष, ये पूरे वर्ष में हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 20%, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। आपने इंटरेस्ट और बढ़ा दिया, ये प्रॉफिट में आई कैसे? क्या किया? हमारे पिछले एक वर्ष में जो हम लोगों ने एक नई एनर्जी इन्फ्यूज की, बीएसएनएल का नया बिजनेस प्लान बनाया, हमारी स्ट्रैटेजी हमने चेंज की, जहां हमारे हर वर्टिकल, चाहे वो एफटीटीएच हो, चाहे हमारी मोबाइल हो, कंज्यूमर मोबाइल हो, हमारी लीज लाइंस हो, हर एक वर्टिकल में हम लोगों ने कहा था कि रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखना है। तो पिछले 9 महीने की रिजल्ट्स में हमारी रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ करीब 9% हुई है। हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर को हमने 18% गिराया है। और जब टॉप लाइन ग्रो हो और कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप नियमित रूप से 18% कंट्रोल करो, तो वो सीधे नीचे बॉटम लाइन में गिरता है। और आपका बॉटम लाइन लॉस जो 3 साल पूर्व 9,000 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 262 करोड़ का प्रॉफिट हमने बनाया। और ये अभी और बढ़ने वाला है। मेरी आशा है इसको, सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में है कि हमने 2G 3G से 4G में हम लोग स्विच हमने कर लिया है। इसको हम स्टेबलाइज करें। हमारे उपभोक्ताओं में भी वृद्धि हुई है, जो एक बहुत अच्छा संदेश है। जून 2022 में 8 करोड़ 55 लाख हमारे उपभोक्ता थे। आज हमारे करीब 9 करोड़ 15 लाख उपभोक्ता हैं। तो करीब करीब 55 लाख उपभोक्ता हम लोगों ने पिछले 6 महीने में बढ़ाए। अब चुनौती है उपभोक्ताओं को बढ़ाना। जिन उपभोक्ताओं को आपने ऑलरेडी अपने पास रखा है, उन्हें रिटेन करना, उनको अच्छी तरह से सर्विस करना, और उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अमूमन हम लोग मैच देखते हैं या रेडियो पे सुनते हैं तो आता है ये लगा बीएसएनएल चौका। ये प्रॉफिट की खबर सुन के लोग कहेंगे ये लगा बीएसएनएल छक्का। लेकिन अच्छी बात है कि एक सरकारी कंपनी जिसको लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसको इस तरह से खड़ा किया गया और प्रॉफिट में लाया गया। आपने पिछली यूपीए सरकार के समय भी काम किया है बतौर मंत्री, इस सरकार में भी कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों में कर रहे हैं। यूपीए सरकार में या मनमोहन सिंह के मंत्रालय में काम करना और नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में की कैबिनेट में काम करना, फर्क क्या महसूस करते हैं दोनों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में, काम करने के तरीके में या दूसरी चीज़ों में? बिल्कुल ही अलग है। कैसे? प्रधानमंत्री जी एक पूर्ण रूप से संकल्पित, टारगेट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। और मुझ जैसे व्यक्ति जिसका जनसेवा के पूर्व अनुभव रहा है एक प्रोफेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने आपको कहा 6 साल में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, मेरे लिए तो एकदम ऐसा लगता है कि उसी ढांचे में दोबारा मैं स्थापित हो गया हूँ। क्योंकि एक रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में अगर एक मन में भी संतुष्टि होती है, अगर आप रिजल्ट्स दे पाओ, अगर हर क्षेत्र में आप अपना पूर्ण जोर दे पाओ,
और प्रधानमंत्री जी एक मेंटोर के रूप में समय समय पर हम लोगों को अ, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा चरित्र किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से जनता से जुड़ा होना चाहिए, मंत्रालय में किस तरीके से परफॉर्मेंस ड्रिवन होना चाहिए। और इसलिए हर 3 माह में या हर 4 माह में जो एक संगोष्ठी भी आयोजित करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, सभी को एक साथ रख के उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करना, एक नया दिशा देना, अनेक विषयों पर परिचर्चा करना। तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, उस वातावरण में कार्य करने में मुझे बड़ी बड़ी खुशी और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। ये यूपीए के समय में नहीं महसूस होता था? वो बिल्कुल नहीं। वो उस समय क्या होता था? कोई उदाहरण अब अगर आप उस जैसे समय जो है सो कंपैरिजन अगर की मत लीजिए, बतौर मिनिस्टर आपको तब निर्णय लेना था और अब निर्णय लेना है, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, निर्णय लेने में बात अलग है, पर बात ये है कि जो गाइडेंस होती है, जो जिस विषय पर हमें काम करना है, आपके 1 ईयर टारगेट्स, 2 ईयर टारगेट्स, 5 साल का क्या टारगेट है, क्या हम लोगों को अचीव करना है। एक परफॉर्मेंस ड्रिवन मैकेनिज्म है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जैसे जैसे मैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में होता है कि भाई आपका रिव्यू मीटिंग भी हो रही है कि आपने काम किया या नहीं किया। रिव्यू मीटिंग्स पे कितनी वृद्धि हुई है, कितना हमें करना है, क्या नया कुछ चीज़ हमें सोचना चाहिए, क्या हमें दूसरा कर, और उससे एक प्रेरणा भी मिलती है, नए चीज़ों को खोजने के लिए, नए चीज़ों को तैयार करने के लिए। ये सब मनमोहन सिंह के समय में कम होती थी या नहीं होती थी? अब मैं मेरी अतीत है, आप अब हमारे वर्तमान या भविष्य पे हम लोग चर्चा करें, अब उसमें मैं नहीं जाना अच्छा, चाहता। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, जब आप कांग्रेस में थे और नरेंद्र मोदी को देखते थे, एक परसेप्शन होगा। अब जब नरेंद्र मोदी को सामने से देखते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या डिफरेंस? मैंने सदैव पाया था भी कि उस समय में भी कि एक संकल्पित व्यक्तित्व हैं जो भारत को बदलना चाहते हैं। अ, आज जब मौका मिला है कार्य करने के लिए, तो जो उनकी ज़मीन की पकड़ और ज़मीन की आवाज़ पल-पल में उनके साथ रहती है। सभी की सूचना होती है, क्या हमें करना है, और उसी के साथ एक, जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट एक मेंटर के रूप में हम सबको एक दिशा देते हैं। उससे एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको भी पहले बाहर से लगता था कि मोदी बड़े ऑटोक्रेटिक हैं या तानाशाह हैं, हिटलर टाइप हैं? नहीं, मैंने बहुत सुना था, पर जब मुझे उनके निर्देश में कार्य करने का मौका मिला, मैं एक भी आपको उदाहरण नहीं दे सकता हूँ जहाँ ऐसा कोई मैसेज मुझे आया हो या ऐसा कोई निर्देश दिया हो। कुछ भी नहीं? बड़े ओपन हार्टेड, और उल्टा तो मैं कहूँगा कि आपको अ, ऊर्जा देते हैं कि कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अपने आप इनोवेट करके दिखाओ, और एक ऊर्जा भरते हैं कि कुछ तीव्र गति से और कुछ करके दिखाओ। क्योंकि हम लोग भी कई बार प्रधानमंत्री से जब मिलते हैं, देखते हैं, बातचीत होती है, उनके बारे में कवर करते हैं चूँकि, तो हमें भी ऐसा लगता है कि बाहर जो पीएम को लेके परसेप्शन है और जो वो हैं, दोनों में एकदम ही खुले मिसमैच है। खुले दिल से चर्चा करते हैं, और मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं आपको बताऊं, जब पहली बार नागर विमानन मंत्री बनने के बाद मैंने 2-3 महीने लिए अपना भी अ, प्रारूप, मंत्रालय का क्या होना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, किस विषयों पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने समय लिया, और मन में सदैव ये होता है कि प्रधानमंत्री हैं, पूरी देश, और मैं तो कहूँ विश्व की, पर देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मैंने सोचा था मैं जाऊंगा, 5-10 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उनका आज्ञा लेके मैं निकलूंगा, क्योंकि यही एक परिपाटी सदैव रही है। तो जब मैं गया और हमने चर्चाएं शुरू की, और मुझे मालूम ही नहीं कि समय
कहाँ निकला। और पूरे समय में ना एक घंटी बजी, ना एक पर्ची आई। और जब मैंने कहा अब मैं आज्ञा लूँ, और फिर बाहर जाके मैंने घड़ी देखी, 1.5 घंटे निकल गए थे। 1.5 घंटे? और मैं तो बहुत चुप हो गया। ये भी आपके लिए लर्निंग है। हम लोग क्या करते हैं, और ये स्पष्ट मैं आपको बताऊं तो शायद मेरी भी थोड़ी कमी है, कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। मंत्रालय भी देखना है, जमीनी जुड़ाव भी है समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के साथ, तो दौरा भी है, प्रवास भी है, लोगों से मिलना भी है। तो ये सदैव एक विसंगति रहती है कि सब कुछ करना भी है, पर अच्छे से भी करना है। अब वो दोनों एक दूसरे के पराये नहीं है। अगर अच्छे से करना है तो समय देना है, सब कुछ करना है तो समय नहीं है। तो कभी कभी हम लोग इसमें लग जाते हैं कि हाँ, सब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। पर उनसे मुझे ये सीखने को मिला है कि शायद कभी कभी जिंदगी में कम चीज करो पर अच्छे से करो। क्वालिटी। ये नहीं कि सब चीज करो पर आप संतुष्ट हो क्योंकि आपने अपने दिमाग में टिक मार्क कर दिया, पर सुशांत से संतुष्ट नहीं है। सुशांत को लगना चाहिए कि वो संतुष्ट है। और यही परिवर्तन, यही अंतर है आपकी निगरानी और जिसके साथ आप बैठे हो उनकी निगरानी। आपकी निगरानी महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके साथ आप बैठे हो उनको क्या एहसास हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आर्ट प्रधानमंत्री जी के पास है। और मुझे जरूर लगा उस समय भी, मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, मुझे और भी इंप्रूवमेंट करना है, पर वो क्वालिटी उनमें है। अब जो व्यक्ति आपके सामने आया है, सोच रहा है कि केवल 10 मिनट है, आप बहुत बिजी व्यक्ति हो और आपने 1.5 घंटे बिता दिया, तो अब मुझे हो गए 6 साल। 6 साल बाद भी वो आपने मुझसे पूछा, वो मेरे दिमाग में अटका हुआ है, तो मतलब कुछ प्रभाव छोड़ दिया है। सही बात। सिंधे जी, आपके बारे में भी मैं बात करूं, आप अपने आप को ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई आप उस लेवल पे हैं, नहीं है, मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा, लेकिन आप एक शाही परिवार से आते हैं। हम लोगों को तो कम से कम ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे रहते होंगे, मतलब जिनका ऐसा राजशाही बैकग्राउंड हो, आप लोगों के घर में क्या होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन आपसे मिलने पे वो वाली फीलिंग नहीं आती। आपके लोग भी कहते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, ऐसा लगता नहीं कि कोई राजा टाइप सिंधिया परिवार से आ रहा है, वो चीज़ है। ये आपको खानदानी तौर पे मिली है, आपने इस पे काम किया है कि मैं राजा नहीं हूँ, वो वाली चीज़ है, मैं कोई युवराज नहीं हूँ? देखो आप सुशांत जी, इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा सिंधिया परिवार के इतिहास में जाना होगा। हम लोग ना कभी महाराजा थे, ना हम महाराजा हैं। हमारी शुरुआत हुई थी, हमारे पूर्वज राणोजी महाराज, उनके पहले नीमाजी महाराज। हम छोटे से गांव से आते हैं, सातारा जिले में, महाराष्ट्र में। सातारा से करीब 60 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है कनेड़खेड़। मेरे पूर्वज उस गांव के पाटिल थे। और मराठी में पाटिल का मतलब होता है एक तरीके का सरपंच। हमारी शुरुआत वहां से हुई। मतलब कहाँ से? माटी से। जमीन से। और वो माटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब मेरे पूर्वज महाजी सिंधे ने इकलौते थे सिंधिया परिवार के जो पानीपत के तीसरी लड़ाई में बचे, 16 सिंधिया परिवार के वंशज वीरगति उन्होंने प्राप्त की। उनका एक पैर कट गया था पानीपत की लड़ाई में। जख्मी रणभूमि में, उस ज़माने में आज के ज़माने जैसा नहीं है, लड़ाई में भी नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद लड़ाई थम जाती थी। आप जाते थे अपने सारे जितने भी जख्मी लोग हैं उनको लाने के लिए। मैं जाता था अपने आर्मी के लोगों को।
तो एक भिश्ती पानी पिला रहा था जख्मी लोगों को, वो भिश्ती ने उनको पहचाना और भिश्ती उनको घर ले गया। सबने सोचा था कि मांझी महाराज भी मर गए थे। 10 साल में पानीपत की लड़ाई, मकर संक्रांति के दिवस 14 फरवरी 1761, जहाँ विश्वासराव पेशवा के जो साहबजादे थे और सदाशिव भाऊ उनके भांजे, उनके नेतृत्व में पूरी मराठा सेना की फौज, सारे सबसे बड़े सेनापति जिसमें सिंधिया भी थे, ज़्यादा के ज़्यादा सब खत्म हो गए। तो अंग्रेजी में कहावत है, लाइक अ फीनिक्स यू राइज फ्रॉम द एशेज। 10 साल के अंदर महाजी सिंधिया ने अपनी पत्नी, अपनी माँ की जेवर को बेच के, सेना खड़ा करके, मराठा सेना दोबारा खड़ा करके दिल्ली के लाल किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज गाड़ के रख दिया था 10 फरवरी 1771। और दिल्ली के लाल किले पर सिंधिया परिवार ने 1771 से 1803 तक राज किया था, 32 वर्ष। उस महाजी महाराज, जो को लोग कहते थे महाजी महाराज, नहीं, मैं महाजी महाराज नहीं हूं, मैं पाटिल बुआ हूं। अपने पूर्वज की जो स्थिति थी पाटिल कनेर के, उसमें वो गर्व रखते थे। तो मैं वो खून मुझ में दौड़ता है, उस परिवार का मैं वंशज हूं। तो हमारे लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो सबसे महत्वपूर्ण है माटी के साथ और जनता के साथ हमारा रिश्ता। और तो और मैं आपको क्या कहूं, मराठाओं की कभी सिंहासन नहीं होती थी, हमारी सिंहासन होती थी जो घोड़े के सैडल के नीचे जो कपड़ा रखा जाता है ना, उसे मराठी में हम लोग कहते हैं गाशिया। और हम लोग दिन और रात हम लोग कैंपेन में होते थे, हम लोग कभी रुकते नहीं थे। और जहां महाराजा रुका वहीं गाशिया को खींच के सैडल के नीचे घोड़े की पीठ से जमीन पे पटका, वहीं दरबार बैठ जाती थी। तो हमारा आधुनिक युग में मेरे पिताजी के दादा माधव महाराज प्रथम, जिनके ऊपर मेरे पिताजी का नाम रखा गया था, वे नवीन ग्वालियर स्टेट के संस्थापक थे। जैसे सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा में, वैसे माधव महाराज प्रथम यहाँ। उस जमाने में उज्जैन में SEZ बनाया उन्होंने। उस जमाने स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, फ्रीगंज का नाम रखा गया था, पूरा एक्सपोर्ट होगा वहां से। उस जमाने में ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से शिवपुरी रेलवे लाइन लगाई। उस जमाने में हाईवेज बनाए, उस जमाने में शिक्षा की संस्थाएं बनाई। तो हमारा एक, मैं तो ये मानता हूं कि एक रिश्ता नहीं, एक धर्म है क्षेत्र के प्रति और हमारे लोगों के प्रति। उनके विकास प्रगति में अपना हम लोग योगदान दे पाए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। आप अपने पिताजी से बहुत अटैच थे? जरूर। जब उनके निधन की खबर आई थी, आपको याद है वो वक्त क्या था, और आपको जब पहली बार पता चला कि पिताजी नहीं है? मैं मुंबई में था। मैं 2 साल स्टैनफोर्ड में था, मैं अपना MBA कर रहा था स्टैनफोर्ड में। मई 2001, जून 2001 में मैंने ग्रेजुएट किया वहाँ से। और मैं एक कंपनी सेटअप कर रहा था, एंटरप्रेन्योर बन रहा था। तो हम लोग फंडिंग टाई अप कर रहे थे, CEO को हायर कर रहे थे, और अगस्त के मध्य में मैं वापस भारत लौटा अपने पार्टनर के साथ। ऑफिस स्पेस हम लोग ढूंढ रहे थे और मुझे करीब 15 दिन, 1 महीना ही हुआ था आए हुए जब ये घटना घटी। और उसके बाद तो जिंदगी बदल गई। आपके प्लान में कभी नहीं था पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि आप तो एंटरप्रेन्योर बन मेरे रहे थे? पिताजी ने सदैव
मेरी बहन और मेरे लिए कहा था कि तुम दोनों को करना चाहिए जो तुम्हारा ज़िंदगी में तुम्हारा कॉलिंग हो। लेकिन मुझे ज़रूर ये कहा था कि जो कुछ भी तुम करो, तुम समाज सेवा करो, तुम बिजनेस करो, तुम पॉलिटिक्स में जाओ, जो भी तुम करो, पर मेरा केवल एक, अब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ निवेदन, पर उनका आग्रह था कि हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र की विकास और प्रगति में तुम्हारा योगदान होना ही चाहिए। कितना बड़ा कितना छोटा मैं नहीं कह रहा, पर तुमको वहां वापस कुछ देना है। और मैंने 13 साल की उम्र से मैंने उनके चुनाव में प्रचार मैंने शुरू की 1984 में। और जैसे बच्चे को तैराकी सिखाना है तो 2 उपाय हो सकते हैं, या तो उसे सुशांत के साथ लगा लो, सुशांत उनको रोज आके ट्यूशन दे और सिखाए, और या तो उसको लेके एक दिन ले जाके पानी स्विमिंग में पूल में फेंक दो कि जीना है तो तैरो। तो मुझे उन्होंने वैसे ही किया, मुझे अकेले भेज दिया प्रचार के लिए। और उसके बाद उनके हर चुनाव में मैंने प्रचार किया। उनके आखिरी 2-3 कैंपेन का मैनेजमेंट भी मैंने देखा था। पर वो एक एपिसोडिक अनुभव था चुनाव के समय में, पर लोगों के साथ एक जुड़ाव जरूर हो गया था। पर मेरा दिल में ऐसा कोई निर्णय नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ। हाँ, और एक और चीज़ जरूर था, उन्होंने सदैव कहा था कि, और मैंने भी यही नियम लागू की है, कि अगर राजनीति में आना चाहते हो, जनसेवा करना चाहते हो तो तुम करो, क्योंकि राजनीति केवल एक माध्यम है, अनेक और दूसरे माध्यम है। पर तुम अगर राजनीति में आना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिटायर कर लूंगा परिवार का एक अच्छा, समय में। जिस दिन तुम आना चाहते हो मैं रिटायर कर लूंगा। ऐसा क्यों? वो उनकी ये मंशा नहीं थी कि, उस जमाने में तो ये विषय ही नहीं था, पर मतलब उनके दिमाग में था कि परिवार का है तो एक होना चाहिए। ये आपके दिमाग में तो नहीं है? आपका बेटा मैंने पीछे से आ ऑलरेडी रहा है। मैंने आपको कह दिया ना पहले ही कि ये नियम मैंने अपना दिया है। जिस दिन अगर, जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा जो करना चाहे वो जरूर करे, पर आना चाहता है राजनीति में तो जरूर अवश्य आए, मैं नमस्कार कर लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? भाई आप खुद ही अभी इतने यंग अब हैं। इतना यंग नहीं हूँ मैं, मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और मैं, अगर ये कैमराज ऑफ होती तो मैं आपको असलियत बता देता, पर अगर मैं आपको बताऊंगा तो सारे दर्शकों को भी मालूम पड़ जाएगा। पर लेकिन ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि बेटा पॉलिटिक्स में आएगा तो आप छोड़ देंगे हाँ, परिवार का मुझे एक लगता है आदमी। कि एक आदमी होना चाहिए। पर आप तो उस पार्टी में रहे जहां परिवार ही पूरी पार्टी चला रही है आपको। वो अलग बात है, पर हमारे मेरे पिताजी ने ये बहुत पहले ये अनरिटन नियम बनाई थी कि मोस्ट वेलकम। आज की डेट में युवा पीढ़ी हो सकता है बहुत ज्यादा माधवराव सिंधिया जी के बारे में शायद न जानती हो, लेकिन जो लोग जानते हैं या जिनको जानना चाहिए उनको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो भी जमीन से बहुत जुड़े हुए थे, उसूलों वाले आदमी कि मैं रहूंगा या बेटा आएगा तो मैं नहीं रहूंगा, एक आदमी ही रहेगा परिवार से। वाजपेयी जी को रेलवे हराने एक्सीडेंट वाले हुआ तो, व्यक्ति, एयर एक्सीडेंट हुआ तो रिजाइन किया रिजाइन उन्होंने। किया उन्होंने, तो उसूलों वाले आदमी। आप अपने पिताजी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा आज मिस करते हैं? उनकी प्रेजेंस। और मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, पर आज भी मैं जब आंख बंद करके थोड़ा बैठता हूँ तो उनकी प्रेजेंस मुझे महसूस होती है। पर अ, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उनकी कौन सी बात अ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपनाने की,
उनकी दिल जीतने की क्षमता। और ये सुशांत जी, मैं आपको कहूँ, एक बहुत इंटेंजिबल चीज़ होती है। मैं आपको 10 चीज़ें कह जाऊँ, पर एक भी चीज़ आपके दिल को न छुए, और मैं आपको ज़्यादा कुछ भी ना कहूँ, पर मेरे इशारों इशारों में ही जब आप इस कमरे में जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे आज अच्छा लगा इस आदमी के साथ बैठ के। तो ये एक इंटेंजिबल चीज़ होती है, और पॉलिटिक्स में आज ये चीज़ करीब करीब समाप्त हो गई। और आसान नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, पर उनकी क्षमता लोगों के दिल छूने के लिए, उनकी क्षमता टीम भावना पैदा करने के लिए। कोई किस्सा उदाहरण बता सकते हैं कैसे दिल जीतते थे, कुछ याद हो अगर? एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे लोगों के खुशियों में शामिल होने में, पर वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे लोगों के दुख के समय में उनके साथ रहने में। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं, वो मंदसौर नीमच के प्रवास पे थे जब ये हादसा हुआ। वो दिल्ली में नहीं होने वाले थे, और उनके बहुत करीब जो उनके साथ मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश शासन में, उनके लड़के ने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लिया ग्वालियर चंबल में। वो उदयपुर के पास थे, मंदसौर नीमच में। फौरन उन्होंने अपना प्रवास कैंसिल करके वो सीधा वहाँ गए, उनके साथ पूरा समय बिताया, और फिर दिल्ली वापस आ गए। पर उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और मैंने कोशिश की है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी कभी चुनाव के समय तो आमने सामना तो हो ही जाता है, पर उदाहरण के तौर पे मुझे याद है जब अटल जी नहीं रहे, मैं रायसेन में था, पब्लिक मीटिंग चल रही थी, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस की रैली थी, और मैं भाषण दे रहा था, और फिर किसी ने आके मुझे पर्ची दी कि बाप जी नहीं रहे, और मैंने वहीं अपना भाषण रोका, और फिर मैंने 20 मिनट कांग्रेस की रैली में बाप जी पर भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। सिंधिया परिवार का और उनका एक आत्मीयता का संबंध रहा, और सीधा वहाँ से निकल के भोपाल जाके फ्लाइट पकड़ के मैं सीधा उनके घर पे पहुंचा। तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, वो ये दौर की मैंने उनसे पॉलिटिक्स सीखा। पॉलिटिक्स भी अलग थी कि मतलब आपके पिताजी वाजपेयी जी को हरा रहे हैं, फिर भी आपके संबंध जो हैं उनसे अच्छे हैं। आ, मैं कहूँ, जब वे नहीं रहे, पहले व्यक्तियों में अटल जी आए थे घर पे, और जो उन्होंने भी मुझे एक पूरा बर्दाश्त दिया, और मजबूती उस समय में प्रदान की, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जितना मैं अभी आपको सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, ऐसा है क्या? बहुत रिश्तों को महत्व देने वाले, इमोशन दिल के से बिना जुड़ने वाले। इमोशन के बिना जिंदगी जीने लायक नहीं होती। और कई लोग कहते हैं, मेरे पिताजी के बारे में कहते थे कि
मिसफिट हैं पॉलिटिक्स में। शायद आई डोंट नो, शायद मेरे बारे में भी कहें, पर उन्होंने भी सदैव माना कि कभी पॉलिटिक्स को तुम्हें चेंज मत करने देना, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए, पर पॉलिटिक्स को तुम्हें चेंज मत, ठीक चीज़ों में चेंज करने देना, पर इन चीज़ों में नहीं। अब जैसा इमोशनल व्यक्ति इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद फिर छोड़ कैसे पाया? मतलब वो इमोशन तो रहा ही है इतना। अब छोड़ दीजिए सुशांत जी, कभी 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 ये घटनाएं भी जिंदगी में होती हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अपने अतीत में जाना नहीं चाहता। जब किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में आप बोलिए, लेकिन जब आपने ये सोचा कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा, ये निर्णय लेने में आपको कितना समय लगा था? काफी काफी मतलब महीने, साल, दिन, कितना? काफी आपके लिए काफी होना चाहिए। लेकिन बहुत डिफिकल्ट तो रहा होगा। हाँ, आसान नहीं है, आसान नहीं था। अब पलट के देखते हैं, कोई रिग्रेट तो नहीं है कांग्रेस छोड़ने का? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा, एक आप कहो एक मैग्नेट या एक कारण प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व भी था, क्योंकि जो व्यक्ति इतना अटल हो और इतना समर्पित हो किसी व्यक्तिगत स्वयं के कारण के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए, और अगर आप वाकई में राजनीति के रास्ते पे नहीं चल रहे हो, जनसेवा के रास्ते पे चल रहे हो, तो उससे एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। अच्छा, आप इतना रिश्तों को जो कि महत्व देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप वैसे फिर इस सवाल को जो है वो दाहिने बाएं से निकलने का प्रयास मैं दाएं करेंगे। बाएं से कभी नहीं निकलता। लेकिन मैं एक बैट्समैन रहा हूं, मैं फ्रंट फुट पे बैटिंग करता हूं। लेकिन आप लीव तो कर देते हैं सवाल। अब अगर वेल लेफ्ट जिसको कह हाँ, सकते पर अगर एक वाइड बॉल आ रहा है तो उसको वेल लेफ्ट ही होना चाहिए। T20 का दौर है, लोग वाइड बॉल में भी अपर कट मार देते हैं आजकल। पर वही तो इशू है। आपके पुराने मित्र राहुल गांधी जी फिर विदेश गए हुए हैं, फिर वहां उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। ये वो सोच के जाते हैं कि बोलना है, कैसे होता है? मतलब ये चीजें वो क्यों आप करते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप आपके उनसे इतने पूछिए। दोस्त रहे, आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे ही पूछिए। संसद में जब वो पीएम के गले लगे थे, उन्होंने आपको ही आंख मारी थी कि मैं करे आया काम? नहीं नहीं, नहीं। पर वो प्लान था क्या कि पीएम के गले मिलना है? आपको पता था पहले से? नहीं। नहीं, स्पॉन्टेनिटी में उन्होंने कर दिया। अब वो प्रश्न आप उनसे पूछिए। लेकिन आप पर मैं जरूर कहूंगा हाँ। कि देश का कोई भी नागरिक, अब छोड़िए कि आप राजनीतिज्ञ हो या आप कई बार के सांसद हो, पर देश का कोई भी नागरिक जो इस माटी के साथ जुड़ा है, आपकी जो भी विचारधारा में अंतर हो, जो भी करना है देश के अंदर करो। कोई भी नागरिक देश के बाहर जाकर देश को छोटा दिखाने में गर्व कैसे महसूस कर सकता है? हमारे देश में भी कई देशों के सांसद आते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी। आपने कभी सुना है? और मुझे तो आश्चर्य है, मैं मानता हूं कि एक देश जो इतने तीव्र गति से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में उभर रहा है, उस देश की संस्थात्मक क्षमता को नीचे दिखाना, मुझे तो, मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं कि मुझे आश्चर्य है तो बहुत छोटा शब्द हो गया। एक कोई ग्रेविटी होनी चाहिए।
कई बार लोग कहते हैं राहुल गांधी आदमी अच्छे हैं, पॉलिटिक्स में मिसफिट है, और उनके आसपास जो है ना एक लेफ्ट का इकोसिस्टम उनसे चिपक गया है और उनके सारी चीजें वहीं से गड़बड़ानी शुरू हुई हैं। कांग्रेसी उनसे नहीं सटे हुए हैं। कई लोग, गौरव वल्लभ और बहुत लोग छोड़ के आए बाहर, मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ऐसे लोगों ने टेक ओवर कर लिया जो उस विचारधारा के नहीं है। देखिए, अंत में आपको कहूं कि आप विश्व की किसी भी संस्था को देख लो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो समाज सेवक संस्था हो, एक संस्था की, जैसे आपने कहा बीएसएनएल के बारे में आपने पूछा, मैंने कहा ब्रांड इक्विटी, ब्रांड नेम, एक फॉलोइंग, एक ब्रांड इक्विटी, एक ब्रांड नेम बनती है संस्था के मानव संसाधन के आधार पर। वही संस्था अगर मानव संसाधन युक्त हो तो वो टॉप ऑफ द चार्ट्स बन जाती है, और वही संस्था अगर मानव संसाधन हीन हो जाए तो वो विलोपित हो जाती है। और जो नेतृत्व इस विषय को न पहचाने, दुर्गति वही होगी जो आज कांग्रेस की हो रही है। आपको कांग्रेस के रिवाइवल के कोई चांस दिखते हैं जो परिस्थिति है? अब मुझे ना, मैं आपको बताऊं, ना मुझे उसकी चिंता है, ना मैं उसमें अपना समय व्यर्थ करता हूं। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जो मुझे काम करना है अपनी ज़िंदगी में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं सुशांत जी, कि मेरी सोच सदैव होती है कि भगवान ने हमको सीमित समय दिया है इस पृथ्वी पर। अब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन तय किया जाता है या तय हो जाता है, या आपके लिए तय किया जाता है कि कितने सांसें आप लेंगे इस पृथ्वी पे। तो जितना समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करो। जहाँ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव चीज़ों में आप अपना समय इस्तेमाल कर सकते हो, या तो अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई नई चीज़ों को पढ़ रहे हो, या अपने आप को ग्रो कर रहे हो, या नए वातावरण में अपने आप को ढाल रहे हो ताकि उससे भी अनुभव मिले, या अच्छे काम से लोगों की ज़िंदगी को आप प्रभावित कर सकते हो, तो उन चीज़ों में अपना समय दो आप यहाँ दिल्ली में जब मिनिस्टर के तौर पे रह रहे हैं, मध्य प्रदेश को मिस करते हैं? कभी बिल्कुल। मौका लगे कि दिल्ली के मंत्री या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इनमें से कोई ऑप्शन मिले तो किसको चुनेंगे? ना मैं मंत्री, ना मैं संतरी, ना मैं तंत्री। मैं सेवक हूँ और जनसेवक हूँ। देखिए, जिंदगी में बहुत चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी और चले जाएंगी। ये एक और चीज़ है जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। कभी किसी चीज़ के साथ मोह मत रखना। अगर तुम मोह रखोगे तो जिस दिन वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तुम उसे मिस करोगे। उदाहरण के तौर पे वो अपने गाड़ी पे लाल लाइट कभी नहीं लगाते थे। ये मंत्री के साथ, ये टाइटल के साथ उनको इतना मोह नहीं था। और 2007 में मैं पहली बार मंत्री बना, मैंने अपने गाड़ी में कभी लाल लाइट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लाल लाइट क्या चीज़ होती है? लाल लाइट वो चीज़ होती है जिससे साधारण व्यक्ति, अगर सुशांत सिन्हा लाल लाइट की गाड़ी में आ रहा है, वैं चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा भैया घर पे बैठ जाओ यार, इस आदमी के पास मत जाओ। ये आपको लोगों के पास नहीं ले जाता, ये आपको लोगों से दूर रख देता है। तो जो चीज़ आपको लोगों से दूर रखता है उसे आप दूर करो। ये पॉडकास्ट सुन के लोग कहेंगे आप बहुत साल, जैसे होता है ना कोई आत्मा गलत शरीर में चली जाती है, तो आप बहुत साल गलत पार्टी में रह गए। अब आप सही जगह पर आए। आपका नया अवतार जो है वो सही शरीर में अब आया है। लेकिन बस खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट कि आपने घड़ी दिखा के मेरा सवाल अब आपने बात करते हुए हमने कहा 1 घंटे 5 मिनट। देखो, आप, मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे ले जाएंगे रास्ते तो पे, आपको आप ले सुनते गए। हुए अच्छा लग रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मन में प्रश्न आए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक और चीज जो लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आपका अभी यहाँ से फिर प्लान क्या है, मतलब आप क्या
एक तो आप कर रहे हैं कि मैं जन सेवा करना चाहता हूँ, दिल्ली बस में करूँ, भोपाल में करूँ, कहीं जाके करूँ, कैसे भी करूँ, लेकिन कुछ आपकी कोई चेकलिस्ट है, कुछ नहीं है? एक ही चेकलिस्ट है, सेवा। आपका शौक क्या है? शौक बहुत हैं। शौक और ऐसे कई शौक हैं जिसके लिए मैं अपने आप को कभी-कभी कोसता भी हूँ कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए कि तुम समय नहीं निकाल सकते, पर पाता हूँ कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। जैसे कौन से? उदाहरण नंबर 1, रीडिंग। कोविड के समय में क्योंकि लॉकडाउन था और ये सब था, उस समय में मैंने बहुत एडवांटेज लिया और मैंने करीब-करीब 28 किताबें पढ़ी। इतिहास से लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी। कई सालों से मुझे समय ही नहीं मिला। अब पिछले 4-5 दिन में मैंने एक किताब ख़त्म किया, तो मुझे बड़ी संतुष्टि हो रही है मन में। और वर्ल्ड बुक डे थी तो मेरी टीम ने भी पूछा कि कोई किताब है, तो मैंने इमीडिएटली करके मैंने व्हाट्सएप करके उनको भेजा। पर एक रीडिंग की मुझे बहुत शौक है, पर समय नहीं मैं ले पाता हूँ। दूसरा, मुझे स्पोर्ट्स की बहुत शौक है। अ, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। अ, चाहे स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, राइफल शूटिंग हो। अ, और उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए कम, बट हेल्थ एंगल से मैं वर्कआउट के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं प्रवास में हूँ तो कोई चांस नहीं है, पर वो प्रवास ही अपने आप में वर्कआउट हो जाता है कि 14 घंटे 16 घंटे से कम मेरा दौरा नहीं होता। पर दिल्ली में जब हूँ तो मैं 40 मिनट 45 मिनट निकालूं कि रोज जिम जाते हैं? अपॉइंटमेंट होना चाहिए आपके साथ। योगा या जिम? जिम एंड योगा दोनों दोनों? ऑल्टरनेट करके। अ, इसके अलावा तीसरी मेरी शौक है वाइल्ड लाइफ। और मैं आपको बताऊं कि जंगल में मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक, जिस डब्बे को आपने अपने जान के नीचे रखा है वो बचता नहीं है जंगल में। मोबाइल। हुँ। दूसरा, जंगल की आवाज़ एक अलग शांति मन में लाती है। तो कई बार जब मैं जंगल ड्राइव में होता हूँ, मैं रेंजर को कहता हूँ कि खाली गाड़ी बंद कर दो। 15 मिनट जिस जंगल की आवाज़, चाहे पक्षियाँ हों, चाहे जानवर हों, चाहे केवल जंगल की आवाज़ सुनने में बहुत सुकून आता है। तो जंगल के साथ मेरा बहुत प्रेम है, क्योंकि बचपन से ही मेरे पिताजी के साथ मैंने बहुत ट्रैकिंग किया है जंगल में। बहुत एनिमल्स को ट्रैक किया है फुट पे भी उनके साथ। अम, तो ये 3-4 चीज़ें मेरी खाने शौक पीने हैं। का शौक नहीं है आपको? बहुत था, अच्छा। आज भी बहुत है, पर ये कोविड के समय में थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए मैंने सीखा भी है कि किसी चीज़ का ओवरडू नहीं करना चाहिए। और अ, रहस्य अच्छे स्वास्थ्य का 20% एक्सरसाइज है और 80% एक डिश जो आप देख के कंट्रोल करना मुश्किल होता है? बहुत सारी डिशेज़ हैं। मैं जैसे? फूडी हूँ, अच्छा। तो चाहे अच्छा पुलाव मिल जाए या अच्छा अम, भिंडी 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 तो मेरा सबसे बड़ा प्रेम है। भिंडी के बिना तो मेरा कोई भोजन होता ही नहीं। तो बहुत बहुत सारे डिशेज़ हैं। परिवार को समय दे पाते हैं? अब आपने असली नब्ज़ पकड़ ली। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत थोड़ी देर भी हो चुकी है, क्योंकि अब उम्र भी हो गई, पर मेरे पिताजी कर पाते थे। इतने व्यस्त होते हुए भी वो हम लोगों को कभी क्वांटिटी नहीं देते थे, पर हमको क्वालिटी देते थे। दिन में 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, पर वो फिर हमारे लिए होता था। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे लिए। और एक रूल होता था कि जब हम घर पे हैं, तुम्हारी भी व्यस्तता है, मेरी भी व्यस्तता है, पर खाने के टेबल पे पूरा परिवार एक साथ बैठना चाहिए।
दिन में एक बार खाना हमको साथ में खाना है। ये अगर आप आप कर पा रहे हैं? बाहर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ। पर अगर घर में हो तो सबको साथ में खाना खाना है। मेरी वही प्रॉब्लम है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कि सभी चीज़ें करनी है, तो उसमें कभी-कभी जितना समय मुझे देना चाहिए मैं दे नहीं पाता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे कई बार लगता है लाइफ टेस्ट लेता है। लाइफ में जब आपको चीज़ें मिलती हैं, तो फिर वो कुछ लेता है। कहीं न कहीं से तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो मैनेज करना बड़ा पर मुश्किल होता है। मैनेज कर सकते हो आप। ये मैं अपने आप के लिए एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहता हूँ। और जैसे मैंने आपसे शुरुआत की थी चर्चा में कि ज़िंदगी में सदैव अपने आप को थोड़ा और दुरुस्त बनाओ। ये एक एरिया है जहाँ हमको इम्प्रूव करना चाहिए। आपसे ज़िंदगी में लाखों अरबों लोग हैं जो आपसे ज़्यादा बिज़ी हैं, पर वो अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो? तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है। नहीं, मैं तो कामना करूँगा आप और समय निकालें, देश के लिए भी निकालें। बेटा पीछे से आ रहा है तो आप जगह खाली कर देंगे, ये ना करें क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग ऑलरेडी परिवार के 4-5 लोग चल ही रहे हैं। लेकिन आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि नेता अच्छा-बुरा तो मिलता रहता है, लेकिन इंसान अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है और आप मुझे लगता है कि उस पे काम भी करते हैं। थोड़ा इनर सेल्फ पे काम करते हैं, वो चीज़ भी नज़र आई और आपका एक इमोशनल पक्ष भी है जो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को पता चलेगा। लेकिन कभी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सिद्धू साहब। सुशांत जी। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।